अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप हजरात? ऑनलाइन वाले हजरात दिन रात एक करते हैं, मिड नाइट ऑयल बर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डे लाइट ऑयल भी बर्न कर देंगे तो डेट विल बी एनफ फॉर सिक्योरिंग योर फ्यूचर। एंड आपने अनथक मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है कि एक वक्त आएगा कामयाबी आपके फुट चूमेगी। मेरे ख्याल से कल के नोट्स में बड़ा क्लियरली चीज़ें अपलोड हो गई थी और तकरीबन 3 बजे तक नोट्स अपलोड भी हो गए थे, जिसमें नहीं दोपहर, जिसमें हमने ये अपलोड कर दिया था कि 6, 1 और 1 8 एग्रीमेंट वाली जीआरवी थी। फिर उसके बाद स्टेप 2 के तौर पे लेसी के जानने वाले ने डेट की गारंटी की थी, लेसर के जानने वाले ने। फिर उसके बाद लेसर ने सोचा था स्टेप 3 के तौर पे कि टोटल रेजिडुअल वैल्यू 12 है, फिर 12 में से 8 को माइनस कर दिया था और 4 जो बची थी उसके 2 हिस्से कर दिए थे। डेट चाहे गारंटेड है लेकिन स्टिल इसको समझा गया था अनगारंटेड। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट्स में देख लिया होगा। हाथ खड़ा करें, कितने लोग आज के बाद डाउनलोड रोजाना किया करेंगे? ठीक है, तो खुद कुछ अपलोड ना करने लग जाइएगा। ओके, लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज। रिवाइज करें जी, पेज नंबर बता दें। पेज नंबर 64। एक आइडेंटिफाइड एसेट की लीज होनी चाहिए। भाई इन सब एसियों को सबको 16 पे कर दें, हमें तो गर्मी लगे। एक विंग्स भी नीचे, विंग्स तो नीचे हैं। इसके एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए। इसके लिए एसेट एक्सप्लिसिटली भी आइडेंटिफाई हो सकता है और इंप्लिसिट भी हो सकता है। एसेट आइडेंटिफाइड नहीं समझा जाएगा अगर लेसर के पास बदलने का हक हो। एसेट आइडेंटिफाइड नहीं समझा जाएगा अगर एसेट लेसर के पास बदलने का हक हो। लेसर के पास बदलने का हक कब होता है? जब वो बदल, इधर 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 भाईजान एसी में सी नहीं हो रहा, इधर सी हो रहा है। लेसर के पास बदलने का हक तब समझा जाएगा जब वो बदल सकता हो यानी और इससे वो बेनिफिट भी ले सकता हो। एसेट पर कंट्रोल लेसी का तब समझा जाएगा जब वो सारे बेनिफिट इससे ले सकता हो और उसके पास डायरेक्शंस भी हो यूज करने की। लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट। इफ लेसी हैज राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज, इफ लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट, अगर लेसी के पास राइट है, यानी इसको हमने नाम दिया था इसको हमने कल नाम दिया था हाउ, कैसे इस्तेमाल करना है और किस पर्पस के लिए। प्लीज लिखना है आपने। भाई ये तो क्लास का एक टाइम होता है ना, उस पर आके फिर बैठना होता है। अब जो भी हो, अब बैग ले लें अपना। भाई ये फिक्रे समझें। अगर लेसी के पास हक है ये बताने का कि कैसे इस्तेमाल होगा, कब इस्तेमाल होगा, तो बहुत अच्छा साइन है। ये इसको एक और तरीके से भी पेपर में वो लिख सकता है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस is not predetermined by, rather it is determined by lessee। प्लीज लिखें, ये दोनों तरीके से फिक्र आ सकता है। लेसी को ना आपने सारों में कॉमन चीज क्या मिली थी? हमें सारे पॉइंट्स में कॉमन चीज हमें क्या मिली थी कि लेसी को पावर देनी है। लेसी को पावर मिल गई तो लीज बन जानी है। तो अगर लेसी के पास डायरेक्शंस देने का राइट है, यानी हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी का कंट्रोल में है, फिर तो मजे ही मजे। ये एक और तरीके से भी पेपर में लिख सकता है वो, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय लेसर। ये लेसर इसको डिटरमिन नहीं कर रहा। अगर प्री का लफ्ज मुश्किल लग रहा है, ब्रैकेट में लेके पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आसान लगेगा। प्री को ब्रैकेट में लेके, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय लेसर, अल्हम्दुलिल्लाह फिर लेसी की पावर है। लेकिन अगर टाइम होता है क्लास का,
इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड। लेकिन अगर ये प्री डिटरमिन है फिर भी लीज को लीज बना दें, फिर भी लीज बना दें, खैर है। अगर प्री डिटरमिन है फिर भी लीज बना दें, खैर 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 है। कब? अगर लेसी को ऑपरेट करने की पावर है या और नहीं, या उसी के कहने पे हमने एसेट को क्या किया है, इफ लेसी डिजाइन द एसेट। और आगे काट दें, इसकी जरूरत नहीं है। और लेसी ने एसेट डिजाइन किया। चलें जी, ये कैसे पता चलेगा कि एसेट आइडेंटिफाइड है? ये कैसे पता चलेगा कि एसेट आइडेंटिफाइड है? नंबर 1, एक्सप्लिसिट या इंप्लिसिट हो और लेसर को एसेट बदलने का हक ना हो। यह कैसे पता चला करेगा कि लेसर एसेट बदल सकता है? अगर बदलने की पावर रखता हो एसेट की नेचर को सामने रखते हुए और उससे बेनिफिट ले सकता हो। यह कैसे पता चलेगा कि लेसी का कब्जा है? लेसी सारे बेनिफिट उससे ले, इसकी कोई तफसील नहीं आगे, और लेसी के पास डायरेक्शंस देने का हक हो। लेसी के पास डायरेक्शंस देने का हक कब होगा? जब लेसी डायरेक्शंस दे सके। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज डिटरमिन्ड बाय लेसी। मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? लेसी की पावर हो। लेकिन हो सकता है लेसर ने पहले से बता दिया हो तो मैं ऐसे इस्तेमाल करूं, फिर तो खतरे की बात है। इफ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। लेसर जालिम ने बता दिया कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन लेसी के पास दो में से एक ताकत है। नंबर 1, या तो लेसी ऑपरेट करने की ताकत रखते हैं, जब मर्जी चलाऊं, जहां मर्जी लेके जाऊं, जैसे मर्जी शिप को इस्तेमाल करूं, या लेसी ने अपनी रिक्वेस्ट पर कह के उससे एसेट को क्या करवाया, डिजाइन करवाया। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी तक आईकेप ने टेस्ट नहीं किया हुआ, राइट टू डायरेक्ट द यूज। अच्छा, चीजों को ना ऐसे डिफरेंट एंगल से देखते रहें, जरा याद होती रहेंगी। ये डायग्राम आपको समझ आ रही है? लेकिन ये डायग्राम अगर हम अपने एंगल से देखें तो इसने थोड़ी सी दूरी से बनाई हुई है। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजिंग, वही गोली वाली बात है, वही गोली वाली बात है, लेकिन उसने समझाई हुई है। ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी यूजिंग इंप्लिसिट रेट। जब रेट क्या हो? अच्छा जी, अगली चीज अब ये आपने मुझे बतानी है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस कस्टमर अगर डिसाइड करे, जल्दी जल्दी जल्दी, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस अगर कस्टमर के हाथ में हो, कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस अगर सप्लायर के हाथ में हो, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन अ। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन्ड हो, क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, है ना, लेसी के हाथ में दिया ना लेसर के हाथ में दिया, क्या हो गया? प्री डिटरमिन हो गया। इसमें फिर फर्दर एनालिसिस है। फर्दर एनालिसिस क्या है? अगर लेसी ऑपरेट कर सकता है या लेसी उसके कहने पर डिजाइन की है तो फिर लीज क्या होगी? लीज होगी। चलें, इसके नीचे वो मैं दो चीजें लगा के ये डायग्राम अपलोड कर दूंगा। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस किसके हाथ में है? बोले हैं लेसी के हाथ में, तो फिर तो लीज लीज है। एंड अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर के हाथ में है, लेकिन अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एग्रीमेंट में लिख दिया गया है फिर भी लीज लीज बन सकती है। कब? जब या वो ऑपरेट करने का हक रखता हो या वो उसके कहने पे एसेट डिजाइन किया गया।
चलें जी, ये तो ऐसी मेरी नज़र से डायग्राम गुजर गई थी जब मैं इन सफ़ों में से आपके लिए टेस्ट बना रहा था। ये पता नहीं क्या चीज़ है, छोड़ो परे, जब सीए करोगे तब देख लेंगे क्या चीज़ है। नेक्स्ट जी, आगे चलते हैं। अब हमारी जी अगली डिस्कशन ये है कि बिल्कुल जिन रिपीटर्स ने ज्वाइन किया क्वेश्चन 2, 3 और 4 पहली दफ़ा टेस्ट में आया है, लास्ट सेशन में टेस्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए ये हालात भी ज़रूर टेस्ट दीजिएगा। अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं लीज की, वो डिस्कस कर लें, फिर IS-12 का सवाल बड़ा प्रॉपर करना है आज हमने। अच्छा, एक लीज में ना कभी एक कॉन्सेप्ट आ सकता है एक्सटेंशन ऑफ लीज। अभी मैं पेज खुलवा दूंगा। एक्सटेंशन ऑफ लीज, पहले 4 साल आप किराया दे दो ₹1,00,000, अगले 2 साल किराया दे देना 500-500 रुपया। आपका क्या ख्याल है, आप लीज एक्सटेंड कराना पसंद करेंगे? एक्सेलेंट, कराना पसंद करेंगे। पहले 4 साल कितना किराया दे दो? 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। एक ऑप्शन है कि अगले 2 साल लीज रिन्यू हो सकती है, लेकिन उसमें आप किराया दे देना 500-500। अब आपका क्या ख्याल है, आप लीज एक्सटेंड कराना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि नॉमिनल अमाउंट के ऊपर हो रही है। IS-38 टाइप कॉन्सेप्ट है, एक पढ़ा था हमने, तो इसको पहले मैं पढ़ा हूं, फिर सफा खोल लेंगे। A lease may be split into a primary period of 4 years by an option to extend further period of secondary period. The rent of secondary period may be or may be zero. If it is certain that lessee will extend the period, then secondary period will be a part of. ये तो आसान सी बात है कि अगर वो सर्टन है तो फिर एक्सटेंड कर दें, लेकिन अगर सवाल बताया ही ना तो फिर आप किस तरफ जहन लेके जाएंगे? जरा सोच के बता दें किस तरफ जहन लेके जाएंगे। हाँ, वो क्योंकि नॉमिनल रेंटल है, ना होने के बराबर है। इंशाल्लाह चांस है, सवाल अगर बता ही ना कि वो सर्टन है या नहीं, तो ज्यादा चांस यही होगा हम एज्यूम करेंगे वो सर्टन है और लीज को क्या करवा लेगा? एक्सटेंड करवा लेगा। पेज नंबर निकालें जी 40, और इसकी जगह एक उर्दू में फिक्रा लिख लें। पेज नंबर 40, इसकी जगह उर्दू में एक फिक्रा लिख लें। अगर स्टेटमेंट देने से ना बंदा ऑब्लाइज्ड फील करता है, और स्टेटमेंट ना दियो तो ऑब्लाइज्ड फील नहीं करता, तो मैं डरते डरते क्लास में एक स्टेटमेंट देने लगा हूं कि हमारी जो समरीज थी वो तो 4-5 सफ़ों 3 सफ़ों की अवेलेबल हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ छोटे छोटे डायग्राम्स थी जिनकी आपने तस्वीरें खींची थी, तो वो सारी डायग्राम्स मैं इकट्ठी करके मंडे की क्लास में लाने लगा हूँ। स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं भी ऑब्लाइज्ड फील करूँ, ताकि मंडे को आपको ये डिलीवर हो जाए। तो फिर मंडे को एक ओवरऑल रिवीजन जो है वो जरा लीज की देख लेंगे, इन एडिशन टू वो जो 3-4 सफ़े हैं समरी के, उसके अलावा कहाँ कौन सा रेट यूज करना है, और भी छोटी छोटी कुछ डायग्राम्स थी ताकि उनकी भी डिस्कशन हो जाए। उसमें एक IDC की भी डायग्राम थी, किसने IDC को क्या करना होता है, तो इसको इंशाल्लाह मंडे को इकट्ठा करके एक सफ़े की फॉर्म में आपसे शेयर करते हैं हम। इसमें आप उर्दू में लिख लें, अगर लीज में कोई सेकेंडरी पीरियड है, अगर लीज में कोई सेकेंडरी पीरियड है तो हम उसे लीज टर्म में ऐड करेंगे। अगर लीज में कोई सेकेंडरी पीरियड है तो हम उसे लीज टर्म में ऐड करेंगे। अगर के बाद अगली बात बता दें, अगर सेकेंडरी पीरियड का रेंट कम हो, अगर सेकेंडरी पीरियड का रेंट स्मॉल हो। नेक्स्ट, फाइनेंस लीज कैसे डिसाइड होती है? 5 टेस्ट लगा के। अगर उन 5 टेस्ट से प्रैक्टिकली कई दफा ना उन 5 टेस्ट लगाने में मसला आता है, कई दफा ना एसेट की इकोनॉमिक लाइफ नहीं पता चल रही होती, प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। प्रैक्टिकली कुछ स्पेशल नेचर का एसेट है या नहीं, कई दफा ये पता नहीं चल रहा होता, तो प्रैक्टिकली ना कभी कभी को मसला आ सकता है। तो उसको टैकल करने के लिए स्टैंडर्ड ने कुछ सेकेंडरी इंडिकेटर्स दिए हैं। ऐसी कोई बात पहले भी कभी किसी क्लास में किसी टॉपिक में की थी? कहां? हाँ, IS-21 में हमने बात की थी कि फंक्शनल करेंसी को पहचानने के कुछ प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं और कुछ, अच्छी बात है प्राइमरी से अंदाजा हो जाए, नहीं है तो फिर सेकेंडरी यूज कर लें। अच्छा, सेकेंडरी इंडिकेटर्स निकालें जी फाइनेंस लीज के। पेज 53, याद यूद कोई नहीं करना, पैरा 64 है बस स्टैंडर्ड का। और एक और स्टेटमेंट मैं देने लगा, मंडे को मैं आपको स्टैंडर्ड के पैरास लिखवाऊंगा, तो मंडे को भी शायद आप स्टैंडर्ड ले आइएगा, तो मंडे को स्टैंडर्ड ले आइएगा पार्ट A1, और जिनके पास भी शॉर्ट वाला वर्जन है उसमें तो शायद पार्ट A ही है पूरा एक, तो पार्ट A1 ले आइएगा जिसमें IFRS 16 के पैरा जरा देख लेंगे स्टैंडर्ड में। उसमें एक लेसी के डिस्क्लोजर्स वाला पैरा होगा, एक लेसर के डिस्क्लोजर्स वाला पैरा होगा, फाइनेंस के इंडिकेटर्स होंगे, बाकी तो ऐसे कोई 3-4 चीजें ही और होंगी, ज्यादा भी नहीं। तो वैसे शुरू में किताब की एक सफा बना भी हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड के पैरास लिखे हुए हैं।
इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशन दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बो could also lead could also पिछले वाले तो अपनी जगह could also lease being classified as a finance। अच्छा, फाइनेंस लीज में वैसे आपको क्या लग रहा होता है कि एसेट जा रहा है एलआईसी के पास या एसेट जा रहा है एलआईसी के पास? इसीलिए तो लेसर अपनी किताबों से क्या कर देता था, एसेट को निकाल देता था। तो ये तीनों बातें लेसर के किताबों से एसेट निकालने के लिए होने लगी हैं। स्टैंडर्ड कहते हैं अगर लेसी लीज कैंसिल कर सकता है और कैंसिल करने के लॉसेस लेसी बर्दाश्त करेगा, तो इसका मतलब है कि इस लीज को आप क्या कह दो, फाइनेंस लीज। इस लीज को क्या कह दो, फाइनेंस लीज। दूसरा, गेन और लॉस, यानी सब कुछ हम लेसी पे डालने लगे हैं। गेन और लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फेयर वैल्यू एक्रू टू लेसी। ऐसे की फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो लेसर ने कहा मेरा कोई नुकसान नहीं है, एंड पे तूने नुकसान बर्दाश्त करना है। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं हमने किया और है भी नहीं। एंड लेसी हैज द एबिलिटी टू कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट आज वाली बात। और अगर लेसी सेकेंडरी पीरियड में कम किराया देकर लीज को बढ़ा सकता है तो फिर ये लेसी के पास ही एसेट जा रहा है, तो लेसर को चाहिए अपनी किताबों से निकाल दे। तो इन एडिशन टू 5 कितने इंडिकेटर्स हो गए, 3। अगर लेसी को लग रहा है कि लेसी अगर लीज कैंसिल करेगा तो हैवी जुर्माना इसको पे करना पड़ेगा, ऑप्शन 1 या 2। अगेन उसने कहा ये सारी चीजें कंक्लूसिव नहीं है, बस प्रैक्टिकली अगर जिंदगी में कोई मसला है तो ये तीनों चीजें भी देख लेना। गेन और लॉस अगर फेयर वैल्यू की वजह से कोई भी आना है लीज का, एसेट का, तो वो कौन बर्दाश्त करे, लेसी। और लेसी के पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो कि सेकेंडरी पीरियड में कम किराया देके एसेट को अपने पास रख लेगा। तो ये भी एक इंडिकेटर्स हैं किस चीज के, शायद लीज किसकी तरफ जा रही है, लेकिन इनको लगाने की जरूरत नहीं है, बस इन 3 का पता होना चाहिए। पेपर में कोई चौथा डाल के पूछेगा एमसीक्यूज में, क्या ये भी सेकेंडरी इंडिकेटर है? नहीं। या पेपर में एक लिस्ट दे देगा सेकेंडरी और प्राइमरी में से आइडेंटिफाई करो, जैसे IAS 21 में थी। तो बस यहां तक याद करनी है। पैरा 63 ये वाला हो गया प्राइमरी इंडिकेटर्स वाला, और पैरा 64 कौन सा हो गया, सेकेंडरी इंडिकेटर्स वाला। होमवर्क का सवाल डिस्कस करने से पहले एक हमारी आईडीसी है जो कि ना हमने रिवाइज ज्यादा नहीं की, डेट इज ऑन पेज 68। जो आईडीसी हमने ज्यादा रिवाइज नहीं की, लेसर सिंपल की, पेज 68। सिंपल लेसर के सवाल में डाउन पेमेंट आ सकती है, रेंटल आ सकते हैं, परचेज ऑप्शन की प्राइस आ सकती है, जीआरबी आ सकती है, यूजीआरबी आ सकती है। सिंपल लेसर के सवाल में ये सारी चीजें आ सकती हैं। ये टर्मिनेशन की पेनल्टी आ सकती है। ये सारी चीजें हमने रूट करानी है वर्किंग 1 और 2 से, और ये सारी चीजें आ रही हैं। डाउन पेमेंट आ रही है, रेंटल आ रहे हैं, परचेज की प्राइस आ रही है, जीआरबी यूजीआरबी आ रही है। सिंपल लेसर कभी कभी लॉयर को पैसे दे देता है। मैंने कहा था इसको आपने बारों बार, बल्कि एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोलने लगा हूं जो मैंने एक दफा क्लास में पहले भी बोली थी, हर आईडीसी को बारों बार आपने जर्नल एंट्रीज में फेंकना है। किसी आईडीसी को भी आपने वर्किंग 1, 2 अमोर्टाइजेशन शेड्यूल डेट इंस्टॉलमेंट से रूट नहीं कराना। हर किस्म की आईडीसी को, हर किस्म की आईडीसी को आपने बारों बार जर्नल एंट्रीज में फेंकना है। लेसी का सवाल है तो आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। फाइनेंस लीज का सिंपल लेसर का सवाल है तो लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट और कैश क्रेडिट। आप पास पेपर के 2 सवाल हैं, 2 सवालों में उसकी रिक्वायरमेंट है नोट बनाना। नोट ऐसे बनता है, आप जीआई निकालते हैं, एनआई निकालते हैं और अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकालते हैं। ये तीनों चीजें आप निकालकर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाकर हमारे साल की पेमेंट के नीचे, जब आप हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देते हैं तो वो सारा का सारा मैच्योरिटी एनालिसिस भी बन जाता है, आगे रिकॉन्सिलेशन भी बन जाती है। तो अब बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं कि सर नोट बनाना था, आईडीसी कहां आएगी? कान इधर करें सर, आईडीसी कहां आएगी? बारों बार एंट्रीज में, बारों बार आईडीसी बारों बार एंट्रीज में आएगी। आईडीसी हैज नथिंग टू डू विद नोट। आईडीसी नोट से नहीं बननी, बस इसमें पता यह होना चाहिए कि नोट बनता कैसे है। नोट बनता है डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस के कॉलम में आखिरी पेमेंट, हमारी साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के बस नोट इस तरह बन जाता है। एक चैलेंज जो सवाल में यह था। दूसरा चैलेंज जो सवाल में यह था, जो कभी पास पेपर में टेस्ट नहीं हुआ था, डिस्काउंटिंग का एक फड्डा था। कुछ अरसा पेमेंट्स होती रही थी एरियर्स में और एकदम पेमेंट्स होना शुरू हो गई थी, तो थोड़ी सी उसकी जरा डिस्काउंटिंग की रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि टेस्ट वाला सवाल भी था, और फिर इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं।
अच्छा, अब इसने 2 दफा आईडीसी मांगी है। एक दफा इसने आईडीसी मांगी है पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 17 था कल वाला, और एक क्वेश्चन नंबर गावा लिमिटेड वाला था, वो पता नहीं 6 था या 7 था, क्वेश्चन 6। 2 दफा आईडीसी मांगी है और दोनों दफा आई कैप ने इग्नोर की है। वाई? क्योंकि सवाल में एंट्रीज नहीं मांगी, सवाल में मांगा क्या है? नोट मांगा है, तो आईडीसी को फिर इग्नोर किया। लेकिन अगर जहन में विजुअलाइज करने के लिए घर में आपने कुछ करना हुआ तो वो फिर इस तरह कुछ हो सकता है कि आप जहन में लाएं कि पहले लेसर एसेट बाजार से खरीदेगा, फिर और वो ना, ये अगर आप जरा फोकस करें आज तो ये इंटरेस्ट रेट वाली क्वेश्चन है, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। ये वही क्वेश्चन नहीं? और लेसर हमेशा इंप्लिसिट रेट यूज करता है, यस आई नो, ये वही क्वेश्चन। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर is equal to PV of LP plus PV of UGRV using implicit rate. He will always use implicit rate. तो ये यहां से जरा कंफर्म कराना था आपको बात को, तो that is our discussion. आप जाते हैं आईडीसी को भी देखते हैं, डिस्काउंटिंग को भी देखते हैं, और वेले लोग वेलियां मारते हैं। नाम बता दें क्या था सवाल का? नेपच्यून, नोना, नोना ही नीचे पे आ जाएगा। नो ना, नो हाँ ना, हाँ ना। On यकम जुलाई 2021, नोनागोन लीजिंग लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू डेकागोन लिमिटेड। डिटेल्स आर एज फॉलोस। नाम भी इनके वैसी वैसी हैं दोनों के, एक कहता है नोना तो दूसरा कहता है मैं डेका। सर हमारे हो गया था सवाल से, प्लीज हमारा टाइम जाया ना कराएं। नोनागोन लीज द मशीन टू डेकागोन। डिटेल्स आर द नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म इज 5 years व्हिच एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6 million इज पेएबल इन एरियर्स। 5 साल तक एरियर्स में किराया पे होगा। 30/22, 30/23, 30/24, 30/25, 30/26, 30/27। कितनी पेमेंट्स हो गई? 6 साल नहीं है लीज, 5 साल है, तो 5 कर दें, फिर ब्रेक लगा दें पिछली पे। डन। DL has an option to extend the lease by 1 year by paying ₹4 million at the start of 6 years. Now अब 5 पेमेंट्स एरियर में हो रही होंगी, 5वीं एरियर में, 5वीं एरियर में, और 6ठी अगले दिन सुबह। अगर फील नहीं हो रहा तो मैं फील करवाता हूं। 5 किस्में एरियर में और 6ठी पेमेंट 6ठे साल के पहले दिन। यहां से ना सारी प्लानिंग कर लिया करें। 30/22, 30/23, 30/24, 30/25, 30/26। यकम जुलाई 26, बिल्कुल लिख लें यहां पे, यकम जुलाई 26, स्टार्ट को अंडरलाइन करके सारी प्लानिंग शुरू में साथ साथ हो जाए। इट इज सर्टेन दैट DL विल, अच्छा यार ये नॉमिनल रेंटल तो नहीं था, ये तो अच्छा खासा रेंटल था 4 मिलियन का, तो हम डिसीजन नहीं ले सकते थे, सवाल वाले ने खुद ही डिसाइड करवाया। इट इज सर्टेन दैट ही विल एक्सटेंड द लीज। NL estimate that residual value of the machine at the end of lease term to be 10 million. NL कौन है? लेसर। लेसर की सोच दे रहा है या एग्रीमेंट वाली GRV दे रहा है? ये स्टेप 2 वाली चीज दे रहा है, स्टेप 1 वाली नहीं दे रहा। जो एग्री कराया लेसी से वो नहीं दे रहा। लेसी के जाने के बाद जो 10 बजे लेसर ने सोचा ये वो दे रहा है। लेसर ने 10 बजे सोचा कि 10 मिलियन GRV, वो रेजिडुअल वैल्यू, टोटल रेजिडुअल वैल्यू, आउट ऑफ विच DL हैज गारंटेड 8 मिलियन, जिसमें से उस गारंटी कितने की मिल गई? आप बता दें 10 बजे उसने कितना सोचा? नहीं लैपटॉप का इशू नहीं है, ये इस एप्लीकेशन का इशू है। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों को किसी दिन गया तो नहीं, इनका ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में। कौन सा था? नो जी, रेजिडुअल वैल्यू सोची कितनी थी लेसर ने? 10 मिलियन। इसमें से गारंटी कितने की ले ली? तो अनगारंटेड 2।
लेसर के सवाल में लेसी की सोच दे रहा है। हमें तंग कर रहे पेपर में, हमने हो जाना है। तो लेसर के सवाल में भाई लेसी की सोच का क्या करना है? तो लेसी और लेसर दोनों का सवाल होता तो फिर शायद मैं ये लाइन पढ़ भी देता आपको, लेकिन लेसर के सवाल में वो कह रहे हैं लेसी ये सोच रहा है कि एंड पे ये होगा। लेसर दो काम करता था, 9 बजे उससे लिखवाता था कि तू इतनी गारंटी कर, और 10 बजे सोचता था कि एंड पे एसेट की वैल्यू ये होगी। एनएल इनकर्ड आईडीसी ऑफ 1 मिलियन, एनएल ने आईडीसी इंकर की है 1 मिलियन की। द इंटरेस्ट रेट चुपा इन द लीज इज 11% पर एनम। द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 8 years। तो एक मसला इसने हल कर दिया। सवाल में जो टेंशन नहीं ले रही, 6 डिवाइडेड बाय 8, तो द लीज इज फाइनेंस ऑपरेटिंग के चक्कर में आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 6 डिवाइड बाय 8, क्योंकि आई कैन नॉट डिवाइड पीवी ऑफ एलपी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू, बिकॉज फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन, फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन। ओके, लेट्स डिस्कस द थिंग्स। 6 5 दफा और 4 1 दफा, और फिर 8 जीआरवी और 2 यूजीआरवी। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 6 4 दफा, 5 दफा, 4 1 दफा, जीआरवी 8, यूजीआरवी 2। ये फिगरें मैंने यहां डाल दी। एक फिगर सवाल में हो रही आईडीसी। अब जब मैंने आईडीसी सोची तो मैंने कहा इस आईडीसी को मैं डाल दूंगा यहां पर 1। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, वैसे आई के अपने ऐसा कभी टेस्ट किया नहीं, खुदा ना खास्ता कभी कर सकता है। एनआई अब आप निकाल सकते हैं जो आपने निकाली भी होगी घर में, और फेयर वैल्यू बैलेंसिंग भी आ सकती है। नेवर टेस्टेड बाय कैप्स लाइक दिस, बट स्टिल यू कैन कैलकुलेट द फेयर वैल्यू बैलेंसिंग, क्योंकि लेसर की ये इक्वेशन हमेशा टैली होती है। लेसर हमेशा इंश्योर करता है एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ लेसर, ऑलवेज इंश्योर दिस। यस, यू कैन कैलकुलेट फेयर वैल्यू बैलेंसिंग हियर। सो राइट डाउन द एंट्री, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, और यहां लिखें 1 रुपया। ये वो काम है जो आपने घर में किया नहीं था, मैं करवा रहा हूं। पेज 149। अब हमारी डिस्कशन है डिस्काउंटिंग की। अब मैं आपको जरा शो करने लगा हूं पेपर में चीजें कैसे पलटी खाती हैं। एवरी अटेम्प्ट हैज हिज ओन क्रेडिट जो वो सवाल में डालता है। द क्रेडिट ऑफ दिस अटेम्प्ट वाज दिस लाइन, एंड ये जो एक किराया एडवांस में पे हो रहा है। डिस्काउंटिंग का चैलेंज था, ये था जिसने डिस्काउंटिंग गलत कर दी इसकी बेस पे, या इस 5 मिलियन को भी कहीं यूज कर लिया, तो उसके 9 में से 7 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जिसने इनको चैलेंज समझ के अगला सवाल, और डिस्काउंट करते हुए भी डर रहे, पता नहीं डिस्काउंट कर दूं, मेरी तो एनआई हमेशा ही गलत आती है, मेरी तो किस्मत में गलत एनआई लिखी हुई है, पीवी तो पहले ही गलत आती थी, इधर लेसर के सवालों में एनआई भी गलत आती है। तो जो इन चक्करों में पड़ गया वो तो डूब गया, लेकिन जो इस चक्कर में रहा कि यार कोई नहीं, ये 2 पॉइंट नए आए हैं तो सारे मेरे जैसे फारक बैठे हैं इधर, तो इनसे भी वो गलती होने हैं, तो चलो जितना मुझे आ रहा है मैं उतना तो कर दूं। तो अब मोहतरम 1 2 3 4 5, ये 5 दफा वो 6 आ गया, फिर एग्जैक्ट 1 दिन बाद ये 4 डाल दिया, और 30 और 27। अब डिस्काउंटिंग कैसे होगी? डिस्काउंटिंग होगी, इन सबको हम एनओटी के जरिए एक पीरियड पीछे बुला लेंगे, इनके टेंशन नहीं। पीछे बच गया फटा इस 4 का, ये 4 है या 4 4 4 4 4 4 4 है, 4 है। अब सिंपल, आपने दर्जी वाला काम नहीं करना, आप छोड़ दें, आप बड़े हो गए हैं। इसके दरमियान साल गिनने कितने हैं? 30 22 23 24 25 26, 5 साल एक दिन है, लेकिन वो 5 साल ही होंगे। तो 4 को 5 साल एग्जैक्ट पीछे बुला लेना। 4 इंटू 1.11 रेज टू पावर -5। और अल्लाह का शुक्र है जीआरबी यूजीआरबी की डिस्काउंटिंग किसी बच्चे की कभी पेपर में गलत नहीं हुई। द रीजन इज कि इस फिगर को एग्जैक्ट लीज टर्म पे पीछे बुलाना होता है, और लीज टर्म कितने साल है? 6 साल। बस को 6 साल पीछे बुला लें। जीआरबी यूजीआरबी परचेज ऑप्शन की प्राइस वो तो हमेशा लीज टर्म के एंड पे होती है। ये सारा करने के बाद आपकी एनआई निकल आई 29.9। सो व्हाट आई वाज सेइंग
कि यू कैन टेक दिस बोल्ड डिसीजन इन पेपर। जी, व्हाट इज फेयर वैल्यू? 28.9. So that was a bit new thing for you. अच्छा, इसके बाद ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बिल्कुल गलत बना हुआ है, बनाने नहीं चाहिए था हमें, क्योंकि रिक्वायरमेंट 30/22 की है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमने क्या लगानी थी? लाइन लगानी थी, और टोटल जो इंटरेस्ट था उसमें से 3.29 माइनस कर देना था। हमने बड़े बोंगे तरीके से सोल्यूशन में निकाला हुआ है, ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये लंबा काम है। हमें चाहिए था जीआई लेते, एनआई लेते, और उन दोनों का डिफरेंस अनअर्न्ड इंटरेस्ट लेते। ठीक है, तो अनअर्न्ड इंटरेस्ट बता दें कितना था। जीआई कितनी थी, किसी ने निकाली हो? 44 माइनस 14 पॉइंट, तो हमें ऐसे निकालना चाहिए था 14.1 माइनस, कितने लोगों ने इस तरह निकाला था? जरा हाथ कर दें। ओके, 10.81। आखिरी बात, एक काम मैंने किया है जो आपने पेपर में नहीं करना था। ये सारा काम आपने पेपर में नहीं करना था। मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा ना आपको कहीं यहां पे कोई मसला आ सकता है इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने का, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं क्लास में कि एक पेमेंट 5वें साल के आखिरी दिन हो रही हो और अगली पेमेंट 6ठे साल के पहले दिन हो रही हो। इसलिए मेरे भाई यहां पे मैंने ये कैलकुलेशन परफॉर्म किया आपके लिए, वो जरा देखिएगा। इसको आखिर तक मैं क्यों लेके गया हूं। हम 30/26 तक नॉर्मल तरीके से चले हैं। अब मुझे बताएं 13.01 ये आपको नजर आ रहा है, ये मैं कितने दिन का इंटरेस्ट निकालूं? यहां पर उंगली रख के बताएं, मैं कितने दिन का इंटरेस्ट निकालूं? नहीं, एक दिन का तो डिसरिगार्ड कर दें, एक दिन का क्या इंटरेस्ट निकालना है? कितने दिन का इंटरेस्ट निकालूं? फील, डू नॉट वॉच एट माई बैक, वॉच हियर। कितने डेज का इंटरेस्ट निकालूं? दैट्स वाई मैंने यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। सो ये भी एक चैलेंजिंग चीज थी कि यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे इस सवाल के अंदर, ऐसा और कोई बाकी चीज नहीं थी। जिथे दी नहीं यार, छोड़ दो आप पोती की जान। क्वेश्चन नंबर 1 IAS 12 पेज 302। हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसे कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। अच्छा, लीज के मुझे बताएं कितने सवाल पसंद करेंगे होमवर्क में? 6 या 7? 8, ठीक है। ये जो प्रॉफिट होता है, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज, बोलें कौन सा प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया कम से कम लीज के पहले 2-3 लेक्चर ले लें ताकि IAS 12 में आपको मसला ना आए। और ये जो लॉ प्रॉफिट निकलवाता है, इस प्रॉफिट का क्या नाम होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट। तो इस किताब में और इस किताब में जाते हुए हमने पढ़ा था डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस मे बी ड्यू टू डेप्रीसिएशन, डिफरेंस मे बी ड्यू टू बैड डेट, एंड डिफरेंस मे बी ड्यू टू गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। अकाउंटिंग वालों के खर्चे उल्टाने होते हैं, अकाउंटिंग वालों के खर्चे। तो हमने ये कहा था कि 81 तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, इसे ऐड कर दे। देखिए मैं इधर ही कैलकुलेशन आपको करवा देता हूं खड़े खड़े। 81 में इसे ऐड बैक कर दें, इसकी जगह आप माइनस कर दें 23। अकाउंटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो चुका है, इसे क्या कर दें? मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, ये जरा बड़ा अच्छा तरीका जो मैं कर रहा हूं। अकाउंटिंग वालों का खर्चा माइनस हो चुका है, इससे इसकी जगह 81 को मैं सेट करने लगा हूं, इसकी जगह क्या माइनस कर दें? टैक्स वालों का लॉस कितना है? 16। अकाउंटिंग वालों का अंदाजा उल्टा दें और टैक्स वालों का एक्चुअल बैड डेट डाल दें। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें। ये तो मैंने शुरू ही माइनस से किया, ये क्या चक्कर है?
तो ऊपर तो मैं कर रहा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एकदम मैंने माइनस क्यों कर दिया? अकाउंटिंग वालों की इनकम लेस करके उल्टा दें, और टैक्स वालों की इनकम जरा बताएं कितनी है, इसको रिकॉर्ड कर दें। अच्छा, फिर एक चीज अब ऐसी है, जो अकाउंटिंग वाले माइनस करेंगे, हम आज टैक्स वाले कभी माइनस नहीं करेंगे। वो चीज है पेनल्टी या फाइन टू गवर्नमेंट। टैक्स वाले कहेंगे हम ये कभी माइनस नहीं करने देंगे, और अकाउंटिंग वाले कहेंगे हम इसको माइनस करने देंगे। अकाउंटिंग के टीचर ने कभी भी क्लास में डिडक्शन का लफ्ज नहीं बोला, हमेशा एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये जो डिडक्शन का लफ्ज है ना, एक बात सुन लें, यह हमेशा टैक्स वालों की नजर में बोला जाता है। और फिर डिडक्शन के बाद दो सवाल राइज होते हैं, या टैक्स वाले इसको माइनस करने दें, इसको कहते हैं डिडक्शन अलाउड, और अगर टैक्स वाले माइनस ना करने दें, डिडक्शन। जिस खर्चे को हमने फाइन के नाम से 22 रुपए माइनस कर लिया, उस खर्चे को टैक्स वाले कहते हैं हम माइनस, इसको उल्टा दें, इसकी बजाय मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अगली एडजस्टमेंट एग्रीकल्चर इनकम है, वो इंडिपेंडेंट है, इसकी बजाय मैं कुछ नहीं करा। इसको हमने नाम दे दिया था परमानेंट डिफरेंस। कभी भी टैक्स वाले इसको माइनस नहीं करने देंगे। और एक इनकम है 2 रुपए की, टैक्स वालों ने कहा यार हमने इस पे टैक्स नहीं लेना, हमने कहा हमने तो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 81 में ये 12 पड़ा हुआ, इस पे हमें टैक्स नहीं चाहिए। इसको क्या कर दें? जवाब 100। अकाउंटिंग प्रॉफिट से चल के किस प्रॉफिट पे आ गए? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। गवर्नमेंट को टैक्स किस पे जमा करवाना है? चलें आप बता दें, अकाउंटिंग खर्चों को, जल्दी जल्दी बोलें, ऐड बैक करना है, अकाउंटिंग गेन्स को माइनस करना है, टैक्स वालों के खर्चों को माइनस करना है, टैक्स वालों की इनकम्स को, इन दोनों पे मैं कुछ साइन नहीं लगा रहा, ये परमानेंट डिफरेंस है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर, अकाउंटिंग वालों के खर्चों को ऐड करना है, और अकाउंटिंग वाली इनकम्स को, टैक्स वालों के खर्चों को और टैक्स वालों की इनकम्स को ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इसको अगली क्लास तक खत्म कर लें, और ये सवाल एक पूरे IAS 12 की बेसिक थीम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करेंगे शायद आज ही खत्म हो जाए, लेकिन वरना कल तक इसको खत्म कर लेंगे। एक हमने एसेट खरीदा है जी 200 रुपए का, चिट्टीलाल के मुताबिक इसको हम कितने % डेप्रिशिएट करें? नहीं यार, क्वेश्चन 3 करना था। एक हमने एसेट खरीदा 30,000 रुपए का, कितने का खरीदा है? 30,000 रुपए का। अकाउंटिंग वालों की नजर में पहले साल कितना डेप्रिशिएट करें, और अकाउंटिंग वालों की नजर में अगले साल कितना डेप्रिशिएट करें? 60%। डन। टैक्स वालों की नजर में उल्टी कर दें, सवाल कह रहे हैं, सवाल बताएगा टैक्स वाले पहले साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे? ज्यादा। अगले साल, इसको कहते हैं टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया ना। पहले साल हमने कितना डेप्रिशिएट किया? 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाई हमने, उन्होंने कहा धू 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 सॉन्ग, धुज नहीं बोलना, उन्होंने 60 की स्पीड पे चलाई, तो टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया? एक्सेलरेट। अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों सालों का ₹1,00,000 है, इतना बड़ा इत्तेफाक, दोनों सालों का अकाउंटिंग प्रॉफिट लाख। अकाउंटिंग वाले और टैक्स वाले सीधे लकीर तरीके पर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी ये WDV वाला मेथड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अकाउंटिंग वालों की नजर में 2 साल बाद एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा, टैक्स वालों की नजर में भी 2 साल बाद एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब हम सिर्फ एक सादा सा काम करते हैं जो बचपन में करते थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का T अकाउंट बनाते हैं अकाउंटिंग वालों की नजर में, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का T अकाउंट बनाते हैं टैक्स वालों की नजर में। अकाउंटिंग वालों की नजर में 3 × 4 कितना होता है? 12। अकाउंटिंग वालों की नजर में 12,000 डेप्रिशिएट कर देंगे पहले साल, और 3 × 6 अगले साल 18,000 डेप्रिशिएट कर देंगे, और ऐसे चीख मार के दूसरे साल के एंड पे मर जाएगा। टैक्स वालों की नजर में पहले साल डेप्रिशिएट कर देंगे 18,000, और अगले साल डेप्रिशिएट कर देंगे। तो बातें बहुत आसान है। अब आप ऐसा करें, तीसरे सफे से शुरू करें काम, वर्किंग नंबर 1 और वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 1,
जागते रहना भाइयों। वैसे एक सफा भी आपके लिए काफी था, लेकिन जरा खुली जगह रखवा दिया। वर्किंग वन, दो ही सुने आप। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट का मैं कॉस्ट और अकोमोडेशन का अलग अलग अकाउंट नहीं बना रहा, मैं एक ही अकाउंट बना रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड शुरू हो चुका है, IAS 12। अच्छा जी, मुझे बताएं, मैंने पहले साल खरीदा कितने का? 23,000 का। रुपीज इन थाउजेंड में कर रहा हूं मैं। हमें भी पहले बता देते ये वो जी। अच्छा जी, डेप्रिशिएट करें जी पहले साल। अकाउंटिंग वालों की नजर में मैंने पीपीई का अकाउंट बनाया बुक वैल्यू पे। अकाउंटिंग वालों की नजर में आई विश देयर वुड हैव बीन नो नो नो, देयर वुड हैव बीन रेड मार्कर और ब्लू मार्कर। इधर में देखना होगा कितनी दफा बताया भाई, ब्लू और रेड मार्कर का पता कराएं। नहीं नहीं, प्रिंसिपल ऑफिस से नहीं, टीए भाई को कह दें। आप मुझे डिप्रिसिएशन निकलवा दें उतनी देर में। 300 पे 30 पे जी बोलें, बोले पहले साल की अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। आपके समझने के लिए सिर्फ डेट लिख रहा हूं, 31/12/15। बोले जी 18। 18 का मतलब बोले कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ना ना ना, हाइब्रिड में बातें नहीं, शुक्र है। अब इस क्लोजिंग को क्या बनाए? ओपनिंग। रेट बुक वैल्यू पे लगाऊं या रेट कॉस्ट पे लगाऊं अगले साल? कॉस्ट पे, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये डेप्रिसिएशन किस साल की मैं निकाल रहा हूं? 16 की। 30 इंटू बीवी की जान निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना वर्किंग टू। घर वाले, रिश्तेदार, सबको अपनी जिंदगी में एसेट समझ रहे हैं, एक बार याद रखिएगा। बस छोड़ें परहेज की वजह क्या है, अजीब अजीब लोग आ रहे हैं आजकल दुनिया में। असल में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू, बेटों के मुंह से ही आपने भी सुना होगा जिंदगी में, अब्बा जी ना जा रहे हैं और ना सही हो रहे हैं। सुने कभी जिंदगी में? हाँ। अच्छा जी, जी लाल। पीपी का अकाउंट किन की नजर में बनने वाला है? टैक्स वालों की नजर में बनने वाला है। जी छोड़े सारी बातें, पढ़ाई तो होती रहती है। IFRS 16 भी पहले दिन से आप इस तरह करते ना जिस तरह टेंशन से आप बैठे हैं, तो क्या ही कमाल होती। अब IAS 12 में ना जरा प्लीज, आपको एक दफा हो गया ना IFRS 16 में तजर्बा, कि टेंशन से चीजें करनी पड़ती हैं रोजाना अच्छे तरीके से रिवाइज, लेकिन IFRS 16 की हम जान नहीं छोड़ेंगे। 30 इंटू 60%, 18, 31/12, 12।
छोड़ें यार, इधर आए, पढ़ाई तो होती रहती है। इधर देखें, कभी आपको अगर गलती से टेस्ट चेक होके मिला हो तो आपने उसको डिग डाउन किया हो कि मेरी पीवी गलत है तो मेरी डिस्काउंटिंग में मसला है, मेरी पीवी गलत है तो मेरी डिस्काउंटिंग में मसला है। फिर आपने देखा हो कि पीवी तो सही थी, मेरी जर्नल एंट्रीज गलत हैं तो जर्नल एंट्रीज में मसला है। फिर आपने कभी सोचा हो कि पीवी तो सही निकली है लेकिन पी एंड एल के अंदर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है उसमें गलती है, वो जरा क्रॉस है, वो फिगर सोल्यूशन से मैच नहीं कर रही। इस तरह जब आपने सारा, उधर ही रुके, इस तरह जब आपने सारा देख लिया कि इस टेस्ट में ये मसला है, तो वो देखने के बाद मैं आपको बता दूं हम अपने जमाने में क्या करते थे। अगर हमें पता चल जाता पीवी गलत है, बाकी हमारी जर्नल एंट्रीज भी सही है, पी एंड एल बैलेंस शीट गलत अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की बुनियाद पर फिगर सही उठा के बन गई है, तो फिर हम ये करते थे कि जितने पास पेपर के सवाल सामने नजर आ रहे होते थे, जो हमने कर लिए होते थे, उनकी एक सिटिंग में 15 मिनट में पीवी निकाल के चेक कर लेते थे कि कहां मसला आ रहा है। वहां से अंदाजा हो जाता था कि पीवी को कैसे सेट करना है। फिर किसी सवाल में पीवी में आपने देखा डाउन पेमेंट आपने सही डाली, रेंटल आपने सही डाला, लेकिन जीआरबी यूजीआरबी आप सही नहीं डाल रहे, जीआरबी यूजीआरबी सोल्यूशन में कुछ हो रहा है, आपने कुछ छोड़ डाली हुई है। फिर जीआरबी यूजीआरबी का मेन वाला लेक्चर रिवाइज किया और फिर उसके बाद जितने पास पेपर के सवाल नजर आ रहे हैं उसमें से देखा जीआरबी यूजीआरबी ये सवाल पढ़ के इसमें इतनी, इसमें ये, तो इस तरह नजर मार ली। फिर इस तरह किसी ने आईडीसी के अंदर मसला किया कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में मैंने गलत दिखी, तो उसने सारे सवालों को नजर मारी, पहले आईडीसी की समरी रिवाइज की और नजर मार के देखी इस आईडीसी के अंदर मुझे ये मसला नजर आया, तो इस सवाल में क्या हुआ था, इस सवाल में क्या हुआ था, इस सवाल में क्या हुआ था। तो ये एक रिदम में बैठ के जब इन चीजों को इस तरीके से देखा जाता है तो फिर आप वहां पहुंच जाते हैं कि कामयाबी आपके फुट चूमती है। कहां लगाते हैं हलवा पूड़ियां आप लोग? ना यार, घी वाली चीजें छोड़ो, बस जिंदगी से ऐसा खत्म कर दो। अब रमजान गुजर गया ना, पकौड़े से तौबा कर लो समोसों से अगले रमजान तक। चले आगे। डेप्रिसिएशन, कॉस्ट बोले 30, डेप्रिसिएशन का रेट, टैक्स वालों की बीबी की भी जान निकल गई अकाउंटिंग वालों की बीबी को देखकर। लाल, ये भाईजान जिससे मैं स्केल से आपके हाथ को लाल करूंगा ना उसी दिन आपने चुप करना है। ये अकाउंटिंग वालों की नजर में थी वर्किंग 1 और ये टैक्स वालों की नजर में है वर्किंग 2। दुल्हा फेयर 2 आपने टेलीग्राम में पास किया था, आखिरी महीने में कैसे रिवाइज किया था? लीज, IAS 12, कंसोलिडेशन, IAS 1037। अच्छा, पास पेपर्स के सवाल ज्यादा किए थे। और वैसे आपका कभी दिल चाहता था बैठे बैठे से लीज रिवाइज करूं तो क्या करते थे? चाहता था या नहीं चाहता था? पहले ये बता दो। ऐसे IAS 12 कर रहे हैं कि दिल चाहे जरा लीज रिवाइज करूं, समरी पे नजर मार। ये जो होना चाहिए वो बता रहे हो, जो करते थे वो बता रहे हो? जो होना चाहिए सच्ची बताओ, जो होना चाहिए वो बता रहे हो, जो करते थे वो बता रहे हो? जो करते थे वो बता रहे हो। ठीक है, वेल डन। क्लास के बाद मिलिएगा। अब जी सबसे पहला चैलेंज वो होगा जो कल हमने किया था, दोनों सालों का हमने टैक्स निकालना है। इससे पहले चंद टर्मिनोलॉजीज जिनको याद कर लें। क्या भूखें थोड़ी देर क्लास में निकल गई होती। ये अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन पहले साल की, ये अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन दूसरे साल की। ये टैक्स डेप्रिसिएशन कहा करेंगे इसको, पहले साल की, ये टैक्स डेप्रिसिएशन दूसरे साल की। कैरिंग अमाउंट पहले साल की, कैरिंग अमाउंट दूसरे साल की। टीबी मुंह से निकालें, टीबी टैक्स बेस, टैक्स नहीं टैक्स, टैक्स बेस, टैक्स बेस, टैक्स बेस, टैक्स बेस, बेस बेस। टैक्स वालों की बीवी का नाम बताएं हमने क्या रखा है? वालिदैन ने जो उसका नाम रखा था छोड़ें, आप शादी हो गई है। टैक्स वालों की बीवी का हमने नाम क्या रखा है? टैक्स बेस। रुखसाना आज के बाद मैं तुम्हें सलमा कह के बुलाऊंगी, ठीक है? मर्जी। आगे चलें। अब आप मुझे ये बताएं, करंट टैक्स की वर्किंग हमने परफॉर्म की थी कल, वो वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। करंट टैक्स की कैलकुलेशन
अकाउंटिंग वालों ने पहले साल कितना कमाया? 1 लाख। अगले साल कितना कमाया? 1 लाख। और साल कौन कौन से? 15 और 16। 16 में इधर लिख देता हूं, 15 इधर लिख देता हूं। प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं और अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ओके 2015 में, एक मिनट देख लें, 2015 में हाइब्रिड सेकंड रोटेटिव रेंजर, 2015 में अकाउंटिंग वालों ने कितना डिप्रिशिएट किया? 18 12 वाले तरह ट्यूनिंग कर ली अपनी, फिर इधर देख लेना, आंखों की लाइनमेंट भी सही रखें। 2015 में अकाउंटिंग वालों ने कितना डिप्रिशिएट किया? 12 को उल्टाकर ऐड बैक कर दें, ये अकाउंटिंग वालों ने माइनस किया हुआ है, उल्टाकर जो टैक्स वाले चाह रहे हैं, जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो माइनस कर दें। टैक्स वाले कितना चाह रहे हैं? उल्टा दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन पहले साल की। $94। ये जी कितना कमाया है? 100। इसने क्या कहा कितना कमाया है? 100। और ये क्या कह रहे कितना कमाया है? 94। तो दोनों में इख्तलाफ आ गया ड्यू टू द रीजन ऑफ डेप्रीसिएशन। दूसरे साल अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट किया? 18। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होगी? लेस हो चुकी होगी। इसको उल्टा दें और जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड कर दें 106। ये इख्तलाफ क्यों है? हमने 200 कमाया, टैक्स वालों ने भी 200 कमाया। हमने 2 साल में कितना कमाया? टैक्स वालों ने क्या कहा कितना कमाया? इट वॉज अ टेम्पोरेरी डिफरेंस। दूसरे साल के एंड पे खड़े होकर अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तुम भी तो कह रहे 200 कमाया अकाउंटिंग वालों, टैक्स वाले भी कह रहे हैं 200 कमाया। तो ये एक आर्जी सा फर्क था जो डेप्रिसिएशन के रेट की वजह से था। जब एसेट फुली डेप्रिशिएट किया दोनों की नजर में, जब दोनों की बीवी 0 हो गई तो ऐसी सूरत में फिर दोनों में कोई लड़ाई नहीं थी, दोनों बीवी लेस। टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 28.2 31.8 94,000 पर 28,200 टैक्स आ रहा है और अगले साल 1,06,000 पर 31,800 टैक्स आ रहा है। अब पहले सफे पे आके P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। कंपनी एक्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31/12/16 और 31/12/15। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, चलते चलते प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग वालों ने अपनी किताबों में कितना प्रॉफिट शो किया था? 100। इस साल भी 100। लेस टैक्स एक्सपेंस, लेस टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस की तरफ अब मैं मूव करने लगा। करंट टैक्स, करंट टैक्स 28.2
31.8। अब आगे आप लोगों ने नोट नहीं करना। जब टोटल करेंगे तो लेस का साइन तो लग जाएगा ना। अभी तो मैंने खर्चे के साथ बस ऐसे लिख दिया जी। टोटल करेंगे लेस का साइन लग जाएगा। साइन जरा फोकस करने में क्या लगा रहा हूं, अभी आपने आगे नहीं करना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8। इस पर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने एतराज किया। उन्होंने कहा, ये अब नोट नहीं करना आपने, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने एतराज किया। उन्होंने कहा कि यह मुनासिब नहीं है कि पहले साल आप कमा रहे हो 100 और 28 रुपए हुकूमत को दे रहे हो, अगले साल भी कह रहे हो हम कमा रहे हैं 100 और 31 रुपए हुकूमत को दे रहे हो शरिया 8। तो देयर इज अ मिसमैचिंग, देयर इज अ मिसमैचिंग। इस मिसमैचिंग को रिमूव करने के लिए IAS 12 बना और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम 100 का 30-30 यहां लाएंगे और यहां 70 आपको नजर आएगा, यहां आपको 70 नजर आएगा। एक हम साइंस मारने लगे हैं जिससे ये मिसमैच रिमूव हो जाएगा। अगर यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने इस तरह भेज दी तो यूजर्स निहायत परेशान होंगे कि भाईजान ये क्या बात है कि दोनों साल कमाया बराबर है लेकिन दोनों साल टैक्स डिफरेंट दे रहे हैं और बचा कुचा जो हमें बांट रहे हैं वो भी डिफरेंट है। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना जिसका नाम था IAS 12। यह स्टैंडर्ड इतना जरूरी था कि अभी तक IAS 16 भी अकाउंटेंट्स बना नहीं सके थे। PPE के ऊपर तो पता नहीं कब जाके स्टैंडर्ड बना, वो तो IAS 12 उससे कहीं पहले का बन चुका हुआ था। तो IAS 12 एक स्टैंडर्ड बना जिसने इस इशू को एड्रेस किया और उसने कहा यह मसला तो बड़ा खतरनाक है। इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड तब तक बन चुका था IAS 2, फिर बीच में कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आए होंगे। उसके बाद एक स्टैंडर्ड आया IAS 12। उसने कहा यह मसला बहुत खतरनाक है, यूजर्स इस तरह परेशान हो जाएंगे, तो इस मसले को हमेशा के लिए एड्रेस कर दो। उसके लिए मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं फॉर योर सिंपल डिस्कशन कि मैं खर्चों के लिए पॉजिटिव साइन यूज कर रहा हूं। मुझे पता है इन द एंड तो वो नेगेटिव हो ही जाएंगे ऊपर से, लेकिन इस डब्बे के अंदर मैं खर्चे के लिए कौन सा साइन यूज कर रहा हूं। इन्होंने पहले पढ़ा हुआ मैं नेगेटिव यूज करता था डब्बे के अंदर, लेकिन अब मैंने थोड़ी बुक में चेंजेस कर दी हैं सारी। अच्छा, खर्चे के लिए मैं कौन सा साइन यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव साइन। और इन द एंड जब सोल्यूशन होगा तो इंशाल्लाह नेगेटिव करके इसको फारग कर देंगे, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये तो सिंपल सी बात है, डब्बे में पहले डाल दो फिर नीचे लेके नेगेटिव लिख दो, वो कोई मसला नहीं। जैसे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन आप करते थे, ओपनिंग 4, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 3, फिर जमा करके 7 आती थी तो 7 से ब्रैकेट लगा देते थे, तो जिस तरह IAS 38 IAS 16 में करते थे। खर्चा पॉजिटिव साइन के साथ मैंने शो कर दिया, खर्चा पॉजिटिव साइन के साथ शो कर दिया। अब जबरदस्ती कोई चीज नहीं करनी, मैचिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट अब हम लगाएंगे। इससे पहले मुझे बता दें आप, ये तो कैलकुलेशन गलत है। इस कैलकुलेशन के अंदर एक लाइन आएगी जो मिसमैचिंग को रिमूव करेगी, जिसका नाम डेफर्ड टैक्स होगा, करंट टैक्स नहीं होगा। जब ये हम डालेंगे तो सारी फिगर सही हो जाएंगी। इससे पहले जर्नल एंट्रीज 2015 में और 2016 में खर्चा डेबिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेएबल, ये मैंने जर्नल एंट्री कर दी। अगले साल खर्चा डेबिट, गवर्नमेंट को ये पे करना है, गवर्नमेंट के रूल डिफरेंट है। 31.8 पेएबल क्रेडिट, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये 2 एंट्रीज मैंने कर दी। ये 15 के साल की, ये 16 के साल की। अब इधर वो एंट्रीज आएंगी जिनकी फिगर्स यहां पोस्ट होंगी, उससे मिसमैचिंग रिमूव हो जाएगी। अब मिसमैचिंग रिमूव करने के लिए हम एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की मदद लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैचिंग और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मैंने कमाया कितना 100, 14 तबक रोशन हो। मैंने कमाया कितना, टैक्स किस पे दिया। आपके ख्याल से हुकूमत वाले इतने अच्छे हैं कि मैं 100 कमाऊं और मुझे 94 पे टैक्स लेकर रिलैक्स कर दें? इतने अच्छे नहीं हैं। आप 31, 12, 15 की रात को सोते हुए तैयार रहें, फ्यूचर में आपके साथ वो होगी जो आपको याद रहेंगे। फ्यूचर में आपके साथ बड़ी बुरी करने वाली है हुकूमत। ये हुकूमत ने कोई हमें टॉफी खिलाई है। अभी कमाया हमने कितने, डेप्रिसिएशन एक्सेलरेट कर दिया ना उन्होंने। डेप्रिसिएशन एक्सेलरेट करने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया और हमने टैक्स क्या दिया है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, इन फ्यूचर देयर विल बी सम हैंड विद यू। फ्यूचर में आप लोगों के साथ कुछ होने वाली है। आपने कमाया कितना, टैक्स किस पे दिया। यू शुड फील लायबल वाइल स्लीपिंग।
बिफोर स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग तो ख्वाब आ जाएगा। यू शुड फील लायबल, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ने के साथ यू शुड फील लायबल कि कुछ ना कुछ अगले साल आप हमारे साथ करेंगे, इतने अच्छे नहीं है हुकूमत वाले। इस लायबिलिटी को मैं बुक करने लगा, इस लायबिलिटी को मैं बुक करने लगा। खर्चा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, ये जो लायबिलिटी की एक फीलिंग है, इस फीलिंग को मैं बुक करने लगा, रिकॉर्ड करने लगा। बचपन के एतबार से बात कर लेते हैं। 100 सवाल होमवर्क में मिले, 94 करके सोए। 6 सवाल करने के लिए लायबल फील करेंगे, 6 सवाल करने के लिए लायबल फील करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 6 के लिए लायबल फील करें, आप 6 पर 30% भी तो लगाएं ना, क्योंकि इस फिगर में भी तो 30% लगा हुआ है। तो 6 पर कितने परसेंट लगाएं? क्या आप 6 टैक्स देंगे फ्यूचर पे या 6 पर? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कमाया कितना? 100, खर्चा कितना बुक करो? 100 पर 30%। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है। मैंने खर्चा किस पे बुक कर लिया? 94 पे। क्यों? मैं मजबूर हूं, मैंने गवर्नमेंट को ये जमा करवाना है, एफबीआर का लॉ ही है, मैंने तो गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन क्या अगर मेरे अंदर अकल है, शाऊर है, तो आई शुड बी वेरी क्लियर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुराकबे में क्यों गए हो यार? काफी देर से गए हुए हो, वापस आ जाओ। मैंने कमाया कितना? किस पे टैक्स दे दिया? शुड आई फील माई सेल्फ रिलैक्स कि मैंने 102 पे टैक्स दिया, मैंने 1-2 होमवर्क और करके सो गया हूं अगले कल वाले दिन वाले भी। और शुड आई फील अजीब? आई शुड फील अजीब, मुझे अजीब फील करना चाहिए, मैं कंधों पे एक बोझ हो। और वैसे देखें फ्यूचर में ये हो भी गया है। जो बोझ आप महसूस कर रहे थे ना, वो फ्यूचर में फील करें। आपने कमाया कितना? हुकूमत ने टैक्स किस पे ले लिया? आपने जाएगा ये चाहते नहीं ऐसी, ये अच्छा ये टॉपिक लाई थी मुझे, ये टॉपिक लाई थी मुझे, मैं तो हुकूमत ने कर दिया आपके साथ जो करनी थी। फील हो रहा की है? अगले साल आपका टैक्स था 30 रुपए, अकल है? अगले साल टैक्स कितना बनना था? 30, लेकिन दिया कितना? वो जो टॉफी खिलाई थी वो वाली आप वापस निकाल ली। ओके, अब मुझे बताएं 31/12/15 की रात को मैं लायबल फील कर रहा हूं या एंटाइटल्ड फील कर रहा हूं? कितना कमाया? किस पे टैक्स दे दिया? 94 पे। किस पर दे दूंगा? 6 पर टैक्स दे दूंगा, 6 पर टैक्स दे दूंगा। 6 जरा 30%, 1 पॉइंट। खर्चा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। ये कोई आर्टिफिशियल खर्चा नहीं है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। अगर 100 कमा रहे हैं तो टैक्स भी किस पे देना है? 100 पे। ये बोंगी है 94 पे टैक्स दे के आगे हो आप। अब इस जर्नल एंट्री को किसी तरह मुझे पोस्ट करवा दें, हमारे साल पोस्ट करवा दें। खर्चा डेबिट, ये कर दिया था। खर्चा क्या लिखें इधर? डेफर टैक्स। और ये क्या था? करंट टैक्स एक्सपेंस। अल्लाहु अकबर। मिसमैचिंग रिमूव हो गई, यूजर्स आर फीलिंग रिलैक्स। अब मिसमैचिंग रिमूव हो गई। आईएसएल ने कहा जी यू शुड बुक का लायबिलिटी, यू शुड फील लायबल। हमने कहा क्यों? कहते हैं 100 कमा लिया, 94 पे टैक्स दिया, याद रखना हुकूमत तुम्हारे से लेगी फ्यूचर में टैक्स। तो फ्यूचर में जो होना है वो हमें नजर आने लग गया है। अब बच्चे कहते हैं हमने क्या ऐसा किया है कि हम लायबिलिटी बुक करें? हमने प्रॉफिट कमाए हैं। अब वो कहते हैं कोई इवेंट हुआ नहीं, आप लायबिलिटी की बुक करें। हमने तो पढ़ा था लायबिलिटी के पीछे एक शर्त है, पास्ट इवेंट होना चाहिए। पास्ट इवेंट इज अर्निंग ऑफ 6 कमा लिया है। किस पे टैक्स दे दिया? 100 में से 100 के हिस्से कर देना। 100 में से किस पे टैक्स दे दिया करंट ईयर में? किस पे डेफर करके दे देंगे? 100 में से 96 पे अभी दे दें, 94 पे, और 6 पे डेफर करके दे देंगे। अगले साल आपने क्या करना है? अगले साल आपने इस लायबिलिटी को इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्चार्ज नहीं करना। कि ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो अगले साल में क्यों एंट्री करूं? लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्चार्ज नहीं होगी ये लायबिलिटी। प्लीज, ये कैसी लायबिलिटी अकाउंटिंग में जो कैश की फॉर्म में डिस्चार्ज नहीं होती? क्यों? एक और अकाउंट इंश्योर कर लेगा ये कैश की फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाए। अगले साल खर्चा होना कितना चाहिए था? 30, लेकिन मजबूरन हुआ कितना? ये जो पेएबल क्रेडिट की है, ये अब आप डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे। वो एंट्री हम नहीं करते होते, आज तक आईकेएफ ने भी कभी नहीं की। इसके बाद अगली एंट्री होती है करंट टैक्स पेएबल डेबिट, और कैश हुकूमत को आप जमा कराते हैं। वो 1.8 यहां से कैश फॉर्म में रूट हो जाएगा। आपने अब अगले साल क्या करना है?
आपने अगले साल सोचना है मैंने खर्चा ओवर बुक कर लिया क्योंकि 1.8 ऑलरेडी बुक हो चुका था पिछले साल। अब आपने इस एंट्री को यहां उल्टा देना, इस एंट्री को आपने यहां उल्टा देना। कितना खर्चा बुक होना चाहिए था? 30। कितना किया? 28.2। कितना और कर लें? कितना खर्चा रियलिटी में बनता था? 100 30%, 30। कितना खर्चे में डाला? कितना ज्यादा डाला? वो जो खर्चा डेबिट हुए आपने खुद मिसमैचिंग करवाई है। अब ये जो खर्चे में पड़ा हुआ है डेबिट, इसको आप करें क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, ताकि ये वाला डेबिट पड़ा हुआ है ये क्रेडिट हो जाए और आपस में मिसमैच क्या हो जाए? खत्म हो जाए। लेकिन इसका नाम करंट टैक्स नहीं रखना। बोलें खर्चा डेबिट, खर्चा क्रेडिट, खर्चा डेबिट। कितना पड़ा होना चाहिए था वैसे खर्चे में? 30। अगर हमारे टैक्स में खिलाफ ना होता 30, पड़ा कितना हुआ? तो अब हम क्या करते हैं? खर्चा। और ऑब्वियसली एसेट की लाइफ ही खत्म हो गई है। अब ये लायबिलिटी अकाउंट मेरे ख्याल से किताबों में पड़ा रहने के कोई तुक नहीं है। तो लायबिलिटी के अकाउंट को किताबों में पड़ा रहने दूं या लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म कर दूं? कैसे? बट इट विल नेवर बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ कैश। वो ऑटोमेटिकली सेंट्री के जरिए रूट हो जाएगा। कितना खर्चा? खर्चा डेबिट, खर्चा डेबिट, खर्चा, खर्चा, खर्चा कम करना है ना? खर्चा कम, खर्चा कम। खर्चे के लिए अगर पॉजिटिव साइन का यूज कर रहे हैं, खर्चे के लिए अगर पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं, बोले इधर खर्चा, 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 खर्चा उल्टी, उल्टा, जो मर्जी करें। खर्चा उल्टा, उल्टा, ब्रैकेट, किट किट। अल्लाहु अकबर। जी जी। फिर नहीं मैच करेगा, फिर नहीं मैच करेगा। फिर उसके लिए इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या करना है। मेरे भाईजान सारे अटेंटिव हो जाएं। इस तरह नहीं हमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा पेपर में। ये आपके दिमाग पे मैंने जोर डाला है। पेपर में एक फॉर्मेट है इसका, वो फॉर्मेट बनाया करेंगे, फिगरें खुद ही आ जाया करेंगे ये वाली। अब मैं वो फॉर्मेट बनाने लगा हूं। ये तो आपका दिमाग अगले पिछले 10 मिनट आपके दिमाग पे आज जो है वो हमने एक रिफ्रेशर डाला है ऊपर कि जरा देखें आपका दिमाग रनिंग में है या नहीं। तो तसल्ली से, हाँ बड़ी आसान सी एंट्रीज हैं, बड़ी आसान सी एंट्री। ये एंट्रीज तो इसी तरह होंगी, लेकिन ये जो नीचे वाली एंट्री मैंने बनाई है ना, ये बनाने का एक तरीका टी काउंट के जरिए बैलेंसिंग निकाला करेंगे। एक टी काउंट हम बना लिया करेंगे उस तरीके से। अब वो अप्रोच आज आपने समझनी है, बड़ी आसान सी अप्रोच है। उसमें हम अकाउंटिंग वालों की बीवी और टैक्स वालों की बीवी का मुकाबला कराएंगे। अभी हमने किसका मुकाबला कराया है? एक्सपेंसेस का नहीं कराया यार, खुदा का खौफ करो। प्रॉफिट्स का मुकाबला कराया है। अभी हमने किसका मुकाबला कराया है? प्रॉफिट्स का मुकाबला करा के लॉजिक लगाई है। मैं कह रहा हूं प्रॉफिट्स का मुकाबला छोड़ें, उसकी बीवी और उसकी बीवी को लड़वा दें, मसला खत्म। मतलब है मसला हल, खत्म का मतलब हल। अकाउंटिंग वालों की बीवी आ जाएगी डंडे सोटे लेके, टैक्स वालों की बीवी आ जाएगी डंडे सोटे लेके। हाँ, रियलिटी में अगर आप लाइबल शो नहीं करें तो आप में मसला है। हम रियलिटी में लाइबल शो फील करेंगे हमेशा, अकाउंटेंट्स कहते हैं। अच्छा पहले डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन पढ़ें, आप लोग मत निकालें। डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन, डेफर्ड टैक्स इट इज एन अकाउंटिंग मैयर, ये एक अकाउंटिंग मैयर है यूज टू मैच, मैचिंग के लिए होती है यूज, टैक्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद देयर अकाउंटिंग इंपैक्ट। टैक्स इंपैक्ट और अकाउंटिंग इंपैक्ट को मैच किया जाता है, क्योंकि अभी मैच नहीं हो रहा था। ये बड़ा अजीब सा लगा था, अभी मैच नहीं हो रहा था। टैक्स इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद देयर अकाउंटिंग इंपैक्ट and thereby produce less distortion. It is following of
प्रोड्यूस लेस डिस्टॉर्शन। हमारे सवाल में तो वैसे डेटा इतना अच्छा है कि देयर इज नो डिस्टॉर्शन नाउ। अब बिल्कुल डिस्टॉर्शन खत्म हो गई है, कोई डिस्टॉर्शन हमें नजर नहीं आ रही। 100 कमाया 70 यूजर्स के लिए अवेलेबल है, जब मर्जी आके ले जाएं। 100 कमाया 70 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस 70 को हम डिविडेंड बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इतना प्रॉफिट पड़ा है कि अब हम डिविडेंड बांट सकते हैं। तो आसान सा तरीका सोचने का, कमाया कितना 100, टैक्स किस पे दिया 94 पे, कितने पे टैक्स नहीं दिया 6 पर टैक्स देने के लिए क्या फील करें, लायबिलिटी की एंट्री बताएं। खर्चा बढ़ा दें, लायबिलिटी, ये मैंने खर्चा बढ़ा दिया, ओवरऑल अब खर्चा मेरा 30 पे पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है। हम एक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे कल, जिसमें मैं कहूंगा 100 के ऊपर 30% लगा के देखें, आप कहेंगे 30 आया, मैं कहूंगा आपकी रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई। कल हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे, 100 पे 30% लगाएंगे, 30 आ जाएगा, लो जी हमने सवाल सही सॉल्व किया। दूसरा, बस जागते रहना, किसी तरह ये इंश्योर करना है। अगले साल क्या हुआ, अगले साल वैसे 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 बताएं, खर्चा बनता कितना है 100 पे 30, कितना बुक किया है, अब डिस्टॉर्शन शुरू होगी। अब इसमें 1.8 का खर्चा डेबिट पड़ा हुआ है। अब इस टीई को, टीई मींस टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टीई को क्या कर दें क्रेडिट, वो आगे नाम है, खर्चा कम कर दें। और दूसरा काम क्या करें, अगर ये लायबिलिटी मैंने डेबिट ना की तो ये लायबिलिटी किताबों में नजर आती रहेगी। इसको कैसे खत्म करें, ये जो क्रेडिट की थी इसको डेबिट करो। एफबीआर वाले हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट देखते हैं, आई 100% एग्री विद यू। यूजर्स को हम ये वाला प्रॉफिट दिखाते हैं और ये वाला। एफबीआर की तरफ हम लायबल सिर्फ 28 या 2 31 या 8 फील करते हैं। इस डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए अकाउंटेंट्स ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जो कैफ 2 में ये वाली एंट्रीज नहीं पढ़ाई जाती टैक्स की क्लास में, क्योंकि टैक्स की क्लास में हमारा स्कोप सिर्फ यहां तक है कि बिजनेस इनकम पे टैक्स कितना बन रहा है। हम ये नहीं देखते कि फिर वो अकाउंटेंट्स उसको कैसे डील करते। इसलिए आप जब पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएंगे तो हमेशा आपको, ये क्यों आना जाना लगा उधर, अच्छा चलें जाएं, अब मेन बात शुरू होने लगी है। अच्छा चलें बैठ जाएं, शुक्रिया। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करना है, ठीक है दूसरा पार्ट शुरू करना है।